हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यानी कि हम यहाँ पर ग्लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। लास्ट चैप्टर में हमने सौरमंडल के बारे में और पृथ्वी के बारे में पढ़ा था और आज हम पूरे ग्लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। क्यों गोलाकार नहीं है? क्योंकि उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। तो देखिए, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कौन से होते हैं? जैसे कि ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है गोल, और इसकी जो उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, यहाँ से थोड़ी सी चपटी है, इसलिए पूरी गोलाकार नहीं है। और मध्य में से थोड़ी उभरी हुई है, यानी कि बीच में थोड़ी उभरी है, और उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर ये थोड़ी चपटी है। अब ये वास्तव में कैसी दिखती है, इसके लिए हमें कैसे पता लगता है? हम इसे ग्लोब के द्वारा देख सकते हैं। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी कि अगर हम हमारी पृथ्वी को थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है, लघु रूप उसका, उसे ही ग्लोब कहा जाता है। अब देखिए, जो ग्लोब होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे बड़े ग्लोब होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। इसके अलावा पॉकेट ग्लोब भी होते हैं, यानी कि जिनको हम अपनी जेब में रखकर घूम सकते हैं। गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जिसमें हवा भरी जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे ग्लोब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाया जा सकता है, जो छोटे होते हैं। लेकिन कई बड़े ग्लोब भी होते हैं। अब देखिए, ये जो ग्लोब होते हैं ये स्थिर नहीं होते हैं। स्थिर नहीं होते हैं यानी कि इन्हें उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो ग्लोब में देखिए, ये जो ग्लोब होता है इसको ऐसे ऐसे अगर हम हाथ से घुमाएंगे तो ये घूमने लग जाता है। आप देखिए, जो ग्लोब होते हैं इन पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यानी कि जितना साइज़ होता है उसी के अनुरूप पैमाना लिया जाता है, उसी के अनुसार इन चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें किसी भी स्थान से किसी दूसरे स्थान की दूरी या उसकी स्थिति क्या है, ये सब तय करने के लिए कुछ बिंदुओं और रेखाओं की आवश्यकता होती है। अब कौन से बिंदु और वो रेखा हैं, इन्हीं के बारे में हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ आगे लिखा हुआ है कि जो सुई है, एक सुई है, वो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। तो देखिए, क्या है अक्ष? जैसे कि देखिए, ये है ग्लोब और यहाँ से देखिए एक सुई या सलाई जैसी चीज़ निकल रही है जो कि ध्रुव के बीचों बीच से निकल रही है, इसे आर पार भेद रही है। यही क्या है? यही अक्ष है। हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी झुकी हुई है अपने अक्ष पर। तो इसी तरीके से ग्लोब में भी एक डाली जाती है सुई जिस पर पृथ्वी झुकी हुई होती है, और ये क्या है? पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। आगे है कि वो दो बिंदु जिनसे होकर वो सुई गुजरती है वो उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। तो ये आपको हमने अभी बताया ही था कि यहाँ से ये सुई निकल रही है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और इसके अलावा ये जो है ये दक्षिणी ध्रुव है। ये अक्ष है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये आपको याद रखना है। आगे है कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो पृथ्वी है वो किस दिशा से घूमती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपको ये अंदाज़ा नहीं लगाना है कि सूर्य पूर्व में निकलता है तो पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती होगी, जी नहीं। पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब एक अंतर क्या याद रखना है हमें ग्लोब में और हमारी पृथ्वी में, कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई होती नहीं है। ये अपने अक्ष पर ही चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि हमने ऐसा मान लिया है, वास्तव में ऐसी कोई पृथ्वी के बीचों बीच से कोई भी सुई नहीं निकलती है।
इसके अलावा एक और काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा है वो? उसे कहते हैं विषुवत वृत्त। इम्पॉर्टेंट टर्म है ये आपके लिए। आपको इन चीज़ों का, अगर आप पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप समझ के इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। तो देखिए, विषुवत वृत्त क्या होता है? तो पृथ्वी के जब हम बीचों बीच से एक लाइन खींच देते हैं तो उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। तो ऊपर का जो आधा भाग होगा, यानी कि पृथ्वी के उत्तर का जो आधा भाग है, उसे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग होगा उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं क्योंकि हमने बिल्कुल बीचों बीच से लाइन खींची है। इसी प्रकार जो विषुवत वृत्त है वो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। काल्पनिक वृत्त यानी कि ऐसी पृथ्वी पर वास्तव में कोई रेखाएं नहीं हैं। अब विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या है? अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं और इन्हें अंश में मापा जाता है। अब देखिए कैसे इसे समझते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ये इस तरीके से पूरी, देखिए पूरी तरह सामने की तरफ नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है। यहाँ से जब हम लाइन खींचेंगे, ये देखिए ये है विषुवत वृत्त, यानी कि ये हमने पृथ्वी के बीचों बीच से लाइन खींच दी। तो देखिए ऊपर की तरफ जो भाग है ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की तरफ का जो भाग होगा ये दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो ये विषुवत वृत्त की समानांतर लाइन है। आप देख सकते हैं, देखिए 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो इस तरीके से जो लाइनें होती हैं इनको ही अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जो आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो आई होप आपको अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई होंगी। आगे है कि विषुवत वृत्त जो है वो शून्य अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि जो बीच वाली लाइन है 0 डिग्री वाली, ये क्या है? शून्य अक्षांश है। ठीक है, उसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री इस तरीके से बढ़ती जाती है और इसी तरह से नीचे की तरफ भी बढ़ती हैं। चूँकि जो विषुवत वृत्त है उससे दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, इसलिए इसका माप 360 अंश का, यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। यानी कि यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और नीचे की तरफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है? उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिण ध्रुव हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और नीचे की रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ से समझ में आती हैं। एक तो विषुवत वृत्त क्या है, उत्तरी अक्षांश क्या है और दक्षिणी अक्षांश क्या है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, प्रत्येक अक्षांश के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द, यानी कि शॉर्ट में से उत्तर पूरा ना लिखकर उ या द से व्यक्त किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर है और ब्राज़ील यानी कि दक्षिण अमेरिका में है ब्राज़ील, वहाँ पर बेलो होरिजोंटे एक स्थान है। ये दोनों स्थान जो है वो 20 डिग्री अक्षांश पर ही स्थित हैं, लेकिन जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तर में है और बेलो होरिजोंटे जो है वो 20 डिग्री दक्षिण में है। क्योंकि हमारा जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश में पड़ता है और जो दक्षिण अमेरिका है वो दक्षिणी अक्षांश में पड़ेगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि चंद्रपुर की जो स्थिति है वो क्या है? चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। कहने को तो ये दोनों एक ही अक्षांश पर हैं 20 डिग्री, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी का फर्क यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का जो आकार है वो घटता चला जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये 20 डिग्री ये विषुवत वृत्त हो गया। इसके बाद देखिए ये छोटा और छोटा, इस तरीके से ये अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो घटता जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं या इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। तो देखिए कौन से हैं। एक सबसे पहली है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री, आपको पता ही लग गया होगा। विषुवत वृत्त अब आपको याद हो गया होगा, 0 डिग्री से कहते हैं, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से है। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव क्या है? जो हमारी पृथ्वी के सबसे ऊपर है, 90 डिग्री पर जो है यहाँ है उत्तरी ध्रुव। इसके अलावा दूसरा कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव, जो कि नीचे की तरफ है दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री।
इसके अलावा 4 और महत्वपूर्ण रेखाएं भी हैं, यानी कि ये तो सबसे ऊपर, सबसे नीचे, बीच में, इसके अलावा भी 4 महत्वपूर्ण रेखाएं और हैं। वो कौन सी है? तो देखिए, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, और 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत, और 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत। तो आप इसको यहाँ ग्लोब में भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारी 0 डिग्री हो गई। इसके बाद अगर हम ऊपर जाएँ तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, इसके अलावा 66.5 डिग्री पर उत्तर ध्रुव व्रत और 90 डिग्री पर उत्तर ध्रुव। और यहीं अगर हम नीचे की तरफ चले विषुवत व्रत से तो 23.5 डिग्री नीचे की तरफ मकर रेखा, 66.5 पर दक्षिण ध्रुव व्रत, और नीचे 90 डिग्री पर हो गया आपका दक्षिण ध्रुव। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधों की, कि पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं। तो देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो जितने भी अक्षांश हैं, यहाँ पर सूर्य वर्ष में दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो देखिए, जब सूर्य जो है सिर के ऊपर होगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे, दोपहर का सूर्य जो है कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो ध्रुवों की तरफ क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी होती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच वाले जो क्षेत्र का तापमान है वो मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब देखिए, आप इसे समझिए, किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इनके बीच का जो स्थान है, जो आपको ग्रीन जगह दिख रही है, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य हमेशा सिर के ऊपर रहता है वर्ष में कभी ना कभी, ठीक है। तो यहाँ ये उष्ण कटिबंध हो गया, यानी कि यहाँ ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। फिर कर्क रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव व्रत तक, यानी कि ये जो ऑरेंज दिख रहा है आपको, पिंक और ऑरेंज सा, इसके अलावा मकर रेखा से यहाँ तक का जो स्थान है, यहाँ क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो यहाँ पर शीतोष्ण हो गया। अब आगे देखते हैं, तो ये वाला जो स्थान है इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव, यानी कि उत्तर 66.5 से 90 डिग्री तक का, और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरीके से 66.5 से 90 डिग्री तक का जो स्थान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये है शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो अब आपको ताप कटिबंध भी समझ में आ गए होंगे। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, 3 तरीके के हमारे यहाँ ताप कटिबंध पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब ये तो थी अक्षांशों की बात। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, देशांतर, कि देशांतर क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं देशांतर क्या होते हैं। तो देखिए, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त भी हमें और जानकारी की आवश्यकता होती है। जैसे कि प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में एक मॉरिशस द्वीप है, ये दोनों एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित हैं, ठीक है। तो हमें उनकी सही स्थिति को जानने के लिए उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, ये जानना ज़रूरी है। इसी संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं, और उनके बीच की जो दूरी है उसको देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट और मिनट को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है, और उनके बीच की दूरी जो है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, और ध्रुवों पर ये दूरी 0 हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलते हैं। तो देखिए, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से ये 0 डिग्री की रेखा गई है, लेकिन ये क्या है, देशांतर रेखा है, क्योंकि ये आड़ी ना होकर खड़ी हुई रेखाएं हैं, तो इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसके अलावा ये जो रेखाएं होती हैं, तो जब ये
ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, इनके बीच की जो दूरी है, यानी कि दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो घटती चली जाती है। तो आपको ये चीज़ देशांतर रेखाओं के बारे में समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, यानी कि जैसे अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती जाती है, लेकिन इनकी लंबाई तो समान, देशांतरी रेखाएं जो होगी इन सभी की लंबाई एक जैसी होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। इसलिए सभी देशों ने क्या निश्चय किया कि ग्रीनिच कहाँ है, जहाँ पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, यहाँ से गुजरने वाले यामी-उत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, और इसी को हम प्रमुख यामी-उत्तर कहते हैं, और इसका मान जो है वो 0 डिग्री देशांतर है। तो देखिए, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी उसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी है, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। जैसे कि ये जो देख सकते हैं आप, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। और ये जो है खड़ी वाली, इसको प्रमुख यामी-उत्तर रेखा कहते हैं। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये लंदन ब्रिटिश का जो राज की वेधशाला है ग्रीनिच, यहाँ से निकलती है। अब यहाँ से ये जो 0 डिग्री वाली रेखा है, यहाँ से हम गिनती करते हैं कैसे, 180 डिग्री पूर्व की तरफ इस तरफ और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ, यानी कि इस तरफ गणना करते हैं। तो प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, यानी कि इस तरफ का जो हिस्सा है इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और इस तरफ का जो हिस्सा है इसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू और पश्चिम के लिए प अक्षर का उपयोग किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामी-उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि पूर्व और पश्चिम एक ही रेखा पर है, क्योंकि ये पूरे गोले पर ना होकर सिर्फ आधे वृत्त पर ही ये लाइन होती हैं। अब आगे क्या है कि ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं और देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं ऐसे भी लाइन खींची हुई है हमारी पृथ्वी पर और इस तरीके से भी लाइन खींची हुई है। अब इससे क्या होता है, हमें किसी भी स्थान का पता आसानी से लगाना हमारे लिए आसान होता है। जैसे असम में धुबरी है, वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अब हमें ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वो स्थान, मतलब इनसे क्या होता है, स्थानों की स्थिति का पता लगाने के लिए ये रेखाएं हमें काम में लेनी होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक मैप दिया गया है वर्ल्ड का, जिसमें सारे महाद्वीप महासागरों के नाम और सब कुछ दिया हुआ है। अब देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, हम सभी जानते हैं। और स्थानीय समय का जो अनुमान है वो सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, यानी कि जो हमारी परछाई है वो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामी-उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामी-उत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो जो स्थान ग्रीनिच के पूर्व में है उनका जो समय है वो ग्रीनिच से आगे और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। और समय के अंतर के दर की गणना है वो इस विधि से की जाती है। अब देखिए, ये जो विधि है ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रश्न बनता है कि इस समय इस वाले बिंदु पर ये समय हो रहा है, तो इसके 4 डिग्री पूर्व में या 80 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा या पश्चिम, मतलब इस तरीके से आपको समय दे दिया जाता है और उसकी आपको कैलकुलेशन करके निकालना होता है। तो किस तरीके से निकालते हैं, तो देखिए इस तरीके से इसे निकाला जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। और अगर हम मिनट की बात करें तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो जब ग्रीनिच यानी कि 0 डिग्री पर 12 बजते हैं तो
इसके 15 डिग्री पूर्व में समय कितना होगा, 60 15 इंटू 4 यानी कि 60 मिनट आगे, यानी कि 1 घंटा आगे होगा। यानी कि पूर्व में क्या हो रहा होगा, 1 बज रहा होगा और ग्रीनिच पर 12 बज रहे होंगे। लेकिन अगर हम पीछे जाएं यानी कि पश्चिम में जाएं तो वहाँ 1 घंटा समय पीछे होगा, वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। और जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, यानी कि बिल्कुल उल्टा वहाँ पर होगा। और जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ठीक है, आई होप आपको अब ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको 15 डिग्री से आपको निकाल लेना है। 15 भी अगर आपके लिए होता है तो कठिन, तो आप 4 मिनट से निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट आगे बढ़ जाता है पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ अगर हम बात करें तो 1 डिग्री पीछे चला जाता है। अब देखिए, बहुत से देशांतरों के से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, क्योंकि अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसे कि भारत में गुजरात के द्वारका और असम, क्योंकि जो गुजरात है वो बिल्कुल हमारा पश्चिम में है और असम वो है काफ़ी पूर्व में है, तो इनमें स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर यहाँ पर हो जाता है।